वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागरूक कंसल्टेंसी। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे देख के आपको पता चल गया होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SAP HCM का। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम करेंगे दैट इज़ द पार्ट 1, इसके अंदर हम इसका यूज़र पैरामीटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरामीटर क्या क्या होते हैं, कब हम इनको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हम करेंगे नंबर रेंजेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारी कंपनी के अंदर जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी आईडी रेंज, लोकेशन वाइज, उनके डेजिग्नेशन, नॉट डेजिग्नेशन, और उनके डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको चाहिए अलग अलग तरह की आईडी रेंज चाहिए तो आप आईडी रेंज होती है। अदरवाइज़ आप 2 रेंज या 1 रेंज भी बनाकर उनको दे सकते हैं, उसी के बेस पे वो काम कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ओके, नंबर रेंज। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो आज हम बेसिकली कवर करेंगे इसके अंदर, दैट इज़ फीचर। ओके, फीचर जिसको यहाँ पर डिसीजन ट्री भी कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो ये सीखा कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट भी करना होता है। जैसे हमने कंपनी बनाया तो कंपनी कोड के संग असाइन किया, कंपनी कोड के संग पर्सनल एरिया असाइन किए, पर्सनल एरिया के अंदर पर्सनल सब एरिया डिज़ाइन किए, असाइन किए, और एम्प्लॉय सब ग्रुप को एम्प्लॉय ग्रुप के संग असाइन किया, और कंट्रीज़ के संग असाइन किया जहाँ जहाँ हमारे बिजनेसेस हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये ऑप्शंस हमारे पास थोड़े हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर रेंज बोलता हूँ, अब नंबर रेंज जो हमारी है वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी कोड के संग साइन हो सकती हैं, क्लाइंट के तो और भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। देखो जब हम असाइन कर रहे थे तो वहाँ था कि एक चीज़ एक ही संग असाइन हो सकती है, मल्टीपल के संग असाइन नहीं हो सकती। बट यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरे को अपनी एम्प्लॉय आई डी की जो एम्प्लॉय आई डी इस जो रेंज चाहिए वो रेंज मेरे को चाहिए इस तरह से चाहिए, मेरे को लोकेशन वाइज चाहिए। लेट्स से कि मेरे जो कलकत्ता लोकेशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको आप KL से स्टार्ट कर दो, मेरी मुंबई लोकेशन के जो एम्प्लॉई हैं वो ML से स्टार्ट कर दो। तो अलग अलग रेंज। अब पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं यार मेरे को अपने एम्प्लॉई का जो जैसे सैलरीड, ट्रेनी, इस हिसाब से मेरे को अलग अलग आईडी रेंज बनानी है। मेरे को हमारे डेजिग्नेशन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट्स, इनके हिसाब से बनाना। तो ये बहुत तरीके से हम नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको असाइन कैसे किया जाए, हम इनके लिए अलग अलग ऑप्शन तो नहीं बना सकते। तो उन सब चीज़ों के लिए ही ये जो टॉपिक है दैट इज़ डिसीजन ट्री। और ये सिर्फ नंबर रेंज को लेके नहीं है, आगे और भी सारे बहुत सारे आएंगे। जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर आएगा, पेरोल में आएंगे हमारा इसके अंदर ही पर्सनल एडमिशन पार्ट 1 के अंदर ही 3 डिसीजन ट्री, 4 डिसीजन ट्री आते हैं। नमैप है, नमकर है, अपकर्स है, पिंच है, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज हैं इसके अंदर। ये सेकेंड पार्ट के अंदर भी होगा। तो ये सारे हैं। तो इस बार हम आज थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। उस पार्ट को मैं पर्सनल एडमिशन के 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो डिसीजन ट्री के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो सीखेंगे दैट इज़ एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे वो है हमारा क्रिएट पेरोल एरिया। ओके, एंड इसका भी डिसीजन ट्री है हमारा, वो फीचर हम चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है क्रिएट कंट्रोल रिकॉर्ड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, और फिर इसका डिसीजन ट्री आएगा। तो ये मेन टॉपिक हैं जो पर्सनल एडमिशन पे किसी को भी आने ही चाहिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है। और आप एज ए कंसल्टेंट जॉब चाहते हो तो ये इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ अब इनको एक एक करके हम यूज़ करते हैं। जैसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यूज़र पैरामीटर। ओके, अब व्हाट इज़ यूज़र पैरामीटर। अब पैरामीटर के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर आप चलते हैं /n PA40।
ये टी कोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जितने भी एक्शन हैं, कोई भी बंदा इसमें काम करे, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, जो एंड यूज़र्स होते हैं वो यहाँ से हायर करता है, किसी एम्प्लॉय की पोजीशन में कुछ चेंज करना है, उसका ईएसएस में कुछ चेंज है, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, हायर एप्लीकेंट, अगर रिक्रूटमेंट पार्ट हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है। सी हायर एप्लीकेंट को जब आप क्लिक करते हो, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा एप्लीकेंट नंबर डालो, फिर उसका डेटा उठ के यहाँ पर आ जाएगा कि उसको हम हायर कर रहे हैं, ओके। और अगर हम नॉर्मल हायर करते हैं तो इसमें क्लिक करोगे सीधे हायरिंग के ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। तो ये अलग अलग एक्शंस हैं, ये हम पर्सन एडमिशन पार्ट 2 में सीखेंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं। लेकिन ये जो एक्शंस हैं ये अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएँ, आप यूज़र प्रोफाइल में आप यहाँ जाओगे एंड ओन डेटा में जब आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर लेट्स से कि मेरा एक यूएस में एम्प्लॉय है, और ये जो बना हुआ है, ये देखो, ये लेट्स से कि वेर इज यूजीआर सी, ये 40 है। अगर मैं इसको यहाँ पर 10 कर दूँ, ठीक है, एंड सेव इट एंड अगेन गो टू PA40, तो जो पेज हमें वहाँ पर दिख रहा था, हमें यहाँ पर वो पेज में यहाँ डिफरेंस है। सी हायर एप्लीकेंट ऊपर आ गया। तो ये जितने भी एक्शन है, दिस इज़ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ऐसे नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ही है, इसका कोई लेकिन हाँ, हम उनको सेग्रीगेट ऐसे कर सकते हैं कि भाई कि जिस भी एम्प्लॉय का जो यूज़र ग्रुप है, हम उनका जो यूएस में काम करते हैं उनके यूज़र ग्रुप में हम 10 डाल देंगे, इंडिया में हम 40 डाल देंगे, अपने आप पिक कर लेता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप कंट्री चूज़ करोगे उसका यूज़र ग्रुप भी उस कंट्री का आ जाता है। तो आप मल्टीपल यूज़र ग्रुप आप बना सकते हो, यूज़र पैरामीटर बना सकते हो, ताकि वहाँ पर उन एम्प्लॉय को उनकी ही एक्शंस दिखाई दें, दूसरी कंट्री के दिखाई ना दे। क्योंकि यहाँ पर चाहे कंपनी एक है, लेकिन उनके कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है। तो वही अलग अलग पैरामीटर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। और क्लाइंट को लेट्स से कि आपका क्लाइंट बोलता है कि यार मेरा फॉर यूएस के लिए मेरे को इस तरह से एक्शंस चाहिए, और मेरे को मतलब ये जो सेट है, ये एक्शंस हैं कोई भी एक्शन करने के लिए, ठीक है ना, चेंज ऑफ पे, चेंज ऑफ पोजीशन मेरे को नहीं चाहिए, तो हम उसमें नहीं डालेंगे। तो उसके एक्शन में इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, यूएस में ही तो होगी, ठीक है। तो दिस इज़ यूज़र पैरामीटर। तो ये सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो here we create user parameter as per client requirement on country basis or state wise also. It depends client requirement. Okay, now next is number range. अब नंबर रेंज अगर हम बोलें कि मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय आईडी मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अब क्लाइंट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था। तो हम यहाँ पर इंसर्ट, लेट्स से टेबल इंसर्ट कर देते हैं। मेरे को कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर रेंज, और यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम टू एंड आर स्टेटस और एक्सटर्नल। ओके, तो 2 डिजिट का कोड होता है नंबर रेंज का। मैं लेट से डाल देता हूँ 1, 20, 30, 40, 50। ओके, तो ऐसे नहीं कि रेंज डालना है, मैंने ऐसे ही डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो। नंबर 2 डिजिट की आईडी का आप कुछ भी डाल सकते हो, KL, BL, DL, आप वो भी डाल सकते हो। जैसे वो एग्जांपल लेते हैं, फॉर कलकत्ता, फॉर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पुणे। ओके, और मैंने रेंज डाल दी। मेरे जो कोलकाता के एम्प्लॉयज़ हैं वो 10,001 से स्टार्ट होके 1,999, ओके, 1,499 एंड 20K।
ये रेंज हमने डाल दी 4000। अभी तो ये फॉर एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज आप वहाँ पर क्लाइंट की जो एग्जिस्टिंग मोस्ट कॉमन जो एक्टिविटी है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि क्लाइंट का जो डेटा होगा वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो क्लाइंट की जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आईडी होती है उसको देख के ही, उसके बेस पे ही हमें यहाँ पर आईडी रेंज बनानी पड़ती है, ताकि उनका पुराना डेटा भी आए और पुरानी उनकी आईडी के साथ मैच करे। ओके, तो ये रेंज आ गया। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये नंबर रेंज हमने नंबर में दी, बट यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल के लिए क्या करना होता है, जो ये टेबल होगी, जिस टेबल के अंदर हम जाके हम काम करेंगे, उस टेबल के अंदर अबैप कंसल्टेंट से हमें इसका करेक्टरिस्टिक्स चेंज करना पड़ेगा टू फ्रॉम न्यूमेरिकल टू अल्फ़ा न्यूमेरिकल। जब अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर के एल ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये जो एम्प्लॉय आई डी है कि भाई वो एम्प्लॉय कौन सी लोकेशन से बिलोंग करता है, कोलकाता का है, दिल्ली का है। अब ये हो गया एक एग्जांपल आपको कि लोकेशन वाइज, लेकिन आप इसको एम्प्लॉय ग्रुप के हिसाब से भी इसको सेग्रीगेट कर सकते हो। लाइक ट्रेनिंग एम्प्लॉय का के एल है, रिटायरी वालों का डी एल है, सैलरीड एम्प्लॉय का एम एल है, ऑफ पेरोल वालों का बी एल है, आपका थर्ड पार्टी वालों का पी एल है, ठीक है ना। आप उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये 3 हो गई, ये 2 डिजिट का कोड हो गया, एंड ये हमारी रेंज हो गई, एंड उसके बाद मेरा क्या है यहाँ पर एन आर स्टेटस, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज हमें क्या दिखाता है, इस आईडी रेंज में से जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड आईडी होगी वो यहाँ दिखाई देती है हमें, ठीक है ना। आप जैसे आईडी रेंज खत्म होने वाली, आपको चेंज भी करना पड़ेगा, कितनी आईडी यूज़ हो गई, तो ये हमें यहाँ दिखाई देती है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पर KL10501, तो इतनी आईडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब जब भी कोई इस कलकत्ता लोकेशन का एम्प्लॉय हायर होगा तो नेक्स्ट आईडी क्या जाएगी 502, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ जाता है ना। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मीन्स देखो, जो आईडी रेंज होती है वो सिर्फ 2 तरीके की होती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब इंटरनल में क्या होता है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट आईडी ऑटोमेटिकली फ्रॉम गिवन रेंज, ओके। और इसमें जो आपका आएगा दैट इज user has to give ID manually from given range while hiring, okay। तो ये डिफरेंस है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि गिवन रेंज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये रेंज है इसी में से ही जाएगा, ऑटोमेटिक भी इसमें से जाएगा। अगर एक्सटर्नल जो एम्प्लॉय जो एंड यूजर एम्प्लॉय हायर कर रहा है, सिस्टम के अंदर उनकी एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो उनको भी, ठीक है, जो देना होगा वो रेंज में से ही देना पड़ेगा, इसी रेंज में देना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई दूसरी रेंज नहीं दे सकते। जो प्रैक्टिकली करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब हम एम्प्लॉय हायर करेंगे तो हमें कैसे दिखा रहा है। दोनों रेंज बनाएंगे, हम एक्सटर्नल बनाएंगे, एक इंटरनल बनाएंगे, ठीक है। दिस इज नंबर रेंज। अब ये नंबर रेंज हमारी बन तो गई हैं, बट अब जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, इसके अंदर हमें इसके अंदर बनानी है डिसीजन ट्री। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो ये कैसे होएगा, और नंबर, इस डिसीजन ट्री का नाम क्या है, नंबर। हर डिसीजन ट्री का नाम अलग होता है, जो आईडी रेंज को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ आएंगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। हम कुछ फिल कर लेते हैं। एक होता है
फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन, एक होता है आपका रिटर्न वैल्यू। जो रिटर्न वैल्यू है बेसिकली हमारी वो ये होगी इसके इस वाले केस पे ये KL, DL, ML, क्योंकि हमें वो असाइन करना है। और फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन किया है, जैसे मैंने बताया कि भाई जो नंबर रेंज है कोई ये तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को तो कंपनी कोड को ही असाइन हो सकते हैं, भाई कंपनी कोड ये है तो ये एम्प्लॉय आईडी जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है, वो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, पर्सनल सब एरिया के हिसाब से, पर्सनल एरिया के हिसाब से, उसके एम्प्लॉय ग्रुप के हिसाब से, उसके एम्प्लॉय सब ग्रुप के हिसाब से, किसी भी के हिसाब से भी वो एम्प्लॉय आईडी असाइन कर सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए इसके अंदर हमारे पास है। तो दैट इज़ अगर हम बोलें BUKRS, तो BUKRS क्या होता है? कंपनी कोड। इसके बाद वर्क्स आपका होता है पर्सनल एरिया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका BTRTL, पर्सनल सब एरिया। इसके बाद पर्स्ट, ठीक है, ये दो हैं, दैट इज एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप, ठीक है। अब रिटर्न वैल्यू कुछ भी हो सकती है, KL, DL जो भी हमने बनाई है, नंबर रेंज वो ये है यहाँ पर, लेट्स से KL, DL, ML जो भी हम असाइन करेंगे। तो आपको ये दो चीज़ पता होनी चाहिए, जो रेंज नंबर रेंज हमने बनाई है विच वी हैव क्रिएटेड इन प्रीवियस स्टेप, ओके। तो नंबर रेंज वही होगा, रिटर्न वैल्यू ये सारी फिल कर वो हमें असाइन करनी है। अभी हम करेंगे कैसे? सी, मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था SAPHC, हम यहाँ पर फिर दोबारा बना देते हैं, ठीक है। सी, एक और है कंट्री के लिए क्या होता है? मोलगा, कंट्री ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो जब आप डिसेंट्री में आओगे, आप नमकर डिसेंट्री ऑप्शन में जब आओगे तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, नमकर डिसेंट्री को, और क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करोगे। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपको पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दो तीन और दिखते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है? फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन या रिटर्न वैल्यू। सिस्टम में कहता है कि नमकर में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भाई आपको आईडी रेंज सीधे डाल देने की, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एम्प्लॉई है सीधे उसको हायर हो तो उसको आईडी रेंज उससे मिल जाए, या फिर उसको और भी आप सेग्रीगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट पे किया, और मैंने बोला नहीं यार, मैं मेरी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है कि जो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई वो लोकेशन के हिसाब से, जो लोकेशन है आपकी क्या है, वर्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो मैंने नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशंस। जैसे ही आप फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन चूज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये सारी फील्ड्स आ जाएंगे, BUKRS, वर्क्स, BTRTL, पर्स, मोलगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, मोलगा। जैसे आप मोलगा सिलेक्ट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? मोलगा, ठीक है ना। अब मोलगा को आपको सिलेक्ट करना है। मोलगा को सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप करोगे, उसको मोलगा को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है जैसे सिलेक्ट करके आप फिर इसमें जाओगे, फिर आपको यहाँ पर ऊपर क्रिएट वाला ऑप्शन होगा, उस क्रिएट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, और जैसे आप सिलेक्ट क्लिक करोगे तो फिर आपको ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, ना रिटर्न वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, ना इसका आएगा सीधे, क्योंकि मोलगा का मतलब है कंट्री। तो आप क्या चाहते हो? कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, भाई इंडिया, USA, जर्मनी, ठीक है ना। तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को कंट्री की लिस्ट निकल के आ जाएगी।
आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे। लेट से मैंने यहाँ पर कंट्री चूज़ किया, मैंने यहाँ पर इंडिया चूज़ किया। अब इंडिया के जब यहाँ पर सेलेक्ट करके वापस मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा तो मेरे को फिर क्या ऑप्शन नज़र आएगा, फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशंस या रिटर्न वैल्यू। सिस्टम कह रहा है कि आप इंडिया का एम्प्लॉय हायर हो रहा है, यूएस का एम्प्लॉय, उसके हिसाब से आईडी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, या फिर उसके बाद आपको और भी कुछ डिसेंट सिस्टम से पिक करवाने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को सीधा अपने कंपनी कोड चूज़ करना है। मैंने BQR चूज़ किया और इसके अंदर यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने चूज़ कर दिया BUKRS। ओके, अब BUKRS चूज़ किया। अब इसके बाद मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को बोलेगा भाई पहले कंपनी कोड चूज़ कर लो। फिर मैंने अपना यहाँ पर ZAG123 अपनी जो कंपनी थी वो मैंने चूज़ कर ली। अब जागृत ग्रुप के बाद मेरे को चाहिए लोकेशन वाइज मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं इसके बाद यहाँ पर वैक्स चूज़ करूँगा। ठीक है, अब वैक्स चूज़ करूँगा तो वैक्स के अंदर मैं अपनी लोकेशन चूज़ कर लूँगा। लेट से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करके मैं वापस क्रिएट में जाऊंगा तो फिर वो आएगा फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशंस, उसके बाद रिटर्न वैल्यू। अब मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरा एंड पॉइंट तो आ गया। अब यहाँ पर जब सेलेक्ट क्रिएट करूँगा तो दिस टाइम आई विल नॉट चूज़ फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन, दिस टाइम आई विल चूज़ रिटर्न वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रिटर्न वैल्यू देनी है। तो इसके आगे मैं क्या असाइन कर दूँगा, KL। इसके आगे मैं असाइन कर दूंगा अपनी नंबर रेंज ML। इसके आगे जब मैं असाइन करूंगा CL, और इसके आगे मैं असाइन कर दूंगा अपनी BL। ठीक है ना। एंड इसके बाद करना क्या है, अगर आपने जस्ट इसको सेव कर दिया तो सेव तो हो जाएगा बट इट विल नॉट वर्क। यहाँ पर एक पेंसिल जैसा एक टॉर्च बैरियर करके वो ऑप्शंस होता है, वो आपको क्लिक करना है, तो आपको उसको एक्टिवेट करना है। वो बटन एक्टिवेट करने के लिए होता है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो ये सेव तो हो जाएगा बट वर्क नहीं करेगा, तो यू हैव टू एक्टिवेट दिस। ठीक है ना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें वो ऑप्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मेरे को आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको ये नमकर का जो है इसका डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है। जब एक्टिवेट कर दोगे उसके बाद जब भी कोई इंडिया के अंदर जागृत कंपनी कोड के अंदर उसकी जो लोकेशन है कोलकाता के लिए अगर एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उसको आईडी रेंज कहाँ से मिलेगी, कलकत्ता रेंज KL से स्टार्ट होगी, जो रेंज हमने यहाँ पर बनाई वेयर इज माई KL, यहाँ से असाइन होगी, इस रेंज से असाइन होगी। दिल्ली वालों को दिल्ली, मुंबई वालों को मुंबई, ML से असाइन होगी। इस तरह से ये वर्क करता है और ये सबसे बेसिक है। बहुत तरह के सिनेरियोज हैं इसके अंदर। एक ऑप्शन और भी इसके अंदर आता है, दैट इज़ अदरवाइज। जैसे आप कोई नोड चूज़ करोगे लाइक BQRS, वैक्स, मोलगा, ठीक है ना, इनके संग एक अदरवाइज वाला फंडा भी आता है। ठीक है, तो अदरवाइज वाला फंडा कैसे आप कवर करोगे, मैं एक मेरा वेट मेरे को 2020 इसमें ही इसलिए नहीं मिल रहा था। सी, तो ये मेरे स्टूडेंट है, तो इस तरह से देखो अदरवाइज वाला फंडा जो यहाँ पर मैंने सिखाया था इनको। वेट डेटा इसको वगैरह भी हो गया। टाइम मैनेजमेंट सी, तो ये तो आपको सिंपल बताया, इनको इस तरह से करके दिखाया था कि नामकर, मोलगा के अंदर इंडिया, BQRS, कुलदीप पोर्टर, वैक्स, और इनके आगे हमने इनकी नंबर रेंज लगा दी। लेकिन एक एग्जांपल और भी है अदरवाइज वाला। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, देखो यहाँ पर दिया गया है कि आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमको जो नंबर रेंज है वो कुछ इस तरह से देनी है कि मेरी कंपनी के अंदर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर वट लोकेशन इज, ठीक है ना, उसकी लोकेशन क्या है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ट्रेनी एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ तो उसको आप नंबर रेंज दोगे इस वाली, मतलब एक पर्टिकुलर जो भी रेंज हमने बनाई DL
उस रेंज से दोगे। अब चाहे मैं ट्रेनी चेन्नई में हायर कर रहा हूँ, चाहे मैं मुंबई में हायर कर रहा हूँ, चाहे मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हायर कर रहा हूँ, कहीं पर भी हायर कर रहा हूँ, तो उसको जो नंबर रेंज है वो कहाँ से मिलेगी, वो DL नंबर रेंज से मिलेगा। ठीक है, बट ट्रेनी छोड़ के और कोई भी एम्प्लॉय ग्रुप मेरा हायर हो रहा हो, उसको आप दोगे लोकेशन के हिसाब से। सी, तो यहाँ पर ही अदरवाइज वाला फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें जरा सा डिफरेंस है। नमकर के बाद सीधे मोलगा चूज़ किया, मोलगा के अंदर हमने इंडिया चूज़ किया, इंडिया के अंदर हमने कंपनी कोड के लिए जो नोट चूज़ किया दैट इज़ BUKRS। उसके बाद हमने कुलदीप मोटर जो भी स्टूडेंट का था वो यूज़ किया। उसके बाद हमने सीधे चूज़ कर लिया उसका पर्स एम्प्लॉय सब ग्रुप, और एम्प्लॉय सब ग्रुप में हमने चूज़ कर लिया क्योंकि उस एम्प्लॉय जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं उस एम्प्लॉय ने क्या कहते हैं एम्प्लॉय सब ग्रुप बना रखा था, एम्प्लॉय ग्रुप ने ट्रेनी बनाया था एम्प्लॉय सब ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, तो DL बनाया, इसको दे दिया। अब जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मोलगा चूज़ करोगे, जब भी आप BUKRS चूज़ करोगे, जब भी आप वर्क मतलब जो भी फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन है उसके संग आपको एक अदरवाइज वाला ऑप्शन आता है। जब आपने ये चूज़ किया वो तब भी आएगा, जब ये चूज़ करेंगे तब भी आएगा। वो मैं डिलीट करता गया क्योंकि वहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस कंडीशन में मेरे को रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर पर्स लिया एम्प्लॉय सब ग्रुप और ट्रेनी DL, उसके बाद अदरवाइज। ओके, तो अब अगर सिस्टम क्या करेगा, सीधे इंडिया में जाएगा, कंपनी कोड जाएगा और देखेगा कि भाई बंदे का एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, एम्प्लॉय सब ग्रुप क्या है DL, तो यहाँ से दे देगा। अगर जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं उसका एम्प्लॉय सब ग्रुप DL ट्रेनी नहीं है, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, फिर वो अदरवाइज कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज कंडीशन के अंदर आके वो चेक करेगा कि हाँ लोकेशन क्या है, अगर नोएडा है तो उसको NL से मिल जाएगा, कोलकाता है तो KL से मिल जाएगा, बैंगलोर तो बैंगलोर से मिल जाएगा। बट अगर ट्रेनी हुआ चाहे कोई भी लोकेशन है तो उसको मिलेगा DL से ही। ठीक है, तो ये कंडीशन अदरवाइज का है, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी कोई वीडियो देखो तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ही आपके लाइफ प्रोजेक्ट में आपके काम आने वाला है। प्रैक्टिकल में क्या है, मैंने 2-3 सिनेरियो करके दिखा रखे हैं। आप उसको बोलोगे भाई यही चीज़ होती है, इसको देख के आपने कर लिया, लेकिन ये जो SAP जो सॉफ्टवेयर हैं दैट इज़ सिनेरियो बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लाइंट के अलग अलग तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, उस प्रैक्टिकल को हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो क्लियर नहीं होगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसको प्रॉपर सीखने, क्योंकि आगे फिर आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और आज के टाइम पे जो ये वर्ल्ड है बहुत मीन वर्ल्ड है, वो आपको इतना कुछ, हाँ आपके फ्रेंड होंगे आपको सिखा देंगे, लेकिन वो भी कितनी हेल्प कर पाएंगे, बार बार तो आपके हाथ नहीं कर पाएंगे, आपको खुद हाथ अपने लिए करना पड़ेगा। तो कभी भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप आगे जाके काम कर पाओगे। ओके, तो ये जो फर्स्ट एडमिशन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने आधा भी किया, आधा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इतने पार्ट का करने के बाद एक और क्या कहते हैं इतने पार्ट का ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं जो टोटल 6 स्टेप्स हैं उनका करेंगे उनके संग, क्योंकि फिर मेरे को आपको ये चीज़ ये नमकर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। डिसेंट्री सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना, बस आपको ये चीज़ अगर एक डिसेंट्री समझ में आ गया तो सारे डिसेंट्री आप कर सकते हैं। कुछ नोट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। एक डिसेंट्री पे दिमाग लगा लो, सारे डिसेंट्री आपको अपने आप कवर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो ये 3 चीज़ हमने करी है उसका प्रैक्टिकल करके मैं उसके बाद सेशन में दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें जिसको सीखना है। आप पे करना नहीं चाहते, ज़्यादा पे करना नहीं चाहते, आप इंस्टीट्यूट्स पे जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती हैं। अगर आप पर्सनली ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो तो उसके भी हम टाइम निकाल सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को मैं इसमें अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसमें मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ वहाँ पर डिस्कस करके बता दूँगा, ठीक है। और इन वेरी नॉमिनल चार्जेस, कोई ऐसा नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट में जाके आपसे 20,000 40,000 50,000 लोग चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में होगा। आपको पढ़ना हो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।